हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका जोरदार तरीके से इंग्लिश टीचर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको एक वीडियोस के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आधारित है यूज ऑफ इट पर, अर्थात यूज ऑफ इट का हम यहाँ पे डिटेल अध्ययन करेंगे। तो यह जो यूज है आपके एकेडमिक सिलेबस के लिए एज वेल एज आपके किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्या है बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होगा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आते हैं, समय को न गवाते हुए मूल टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में इसका जो प्रयोग है यह दो स्थानों पर क्या है आता है, यानी कि मुख्य रूप से इसका जो क्या है प्रयोग है वो दो स्थानों पे ही क्या है आता है। जैसे कि पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है जानते ही हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के कुल 3 खंड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई, यू, दाउ, सेकंड पर्सन, हालांकि दाउ का प्रयोग आजकल नहीं होता है। और थर्ड जो पर्सन है उसके अंतर्गत क्या है हमारा ही, सी, इट आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी नाउन्स हैं उन सभी को हम थर्ड पर्सन में ही मानते हैं। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही क्या है इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। अब देखिए दूसरा जो है इसका प्रयोग वो न्यूट्रल इट के रूप में, हमारा है इस रूप में है न्यूट्रल इट के रूप में। तो चाहे पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हो या न्यूट्रल इट के रूप में हो, हम इसका पूरा का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए आते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि जहां इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है वहां की बात हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन में इट थर्ड पर्सन के अंतर्गत, ठीक है, नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। नॉमिनेटिव केस का मतलब जानते ही हैं कर्ता कारक के रूप में, और यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कर्म कारक, जानते ही हैं। क्योंकि एक प्रोनाउन के कुल 4 केस होते हैं या हम उसको फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस या फॉर्म, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस और चौथा हमारा क्या होता है रिकर्सिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इट है ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इन दोनों ही केस में इट का अर्थ क्या होगा, क्योंकि ये चीज हमारे लिए जानने सबसे क्या है महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ जो है जैसे मान लीजिए इट का अर्थ है, अब यहाँ हम इट के अर्थ को जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस और ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है इसमें इसका अर्थ क्या है। इट का अर्थ, इट का अर्थ है, इट का अर्थ है क्या, यह वह, ठीक है, यह वह, इसने, ठीक है, इसने, उसने, इसने और उसने। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है ये किस रूप में है, ये है आपका नॉमिनेटिव केस। किस रूप में है, ये है आपका नॉमिनेटिव केस, यानी कि नॉमिनेटिव केस में इसका जो अर्थ है वह, यह, वह, इसने और उसने का होता है, ठीक है। यानी कि नॉमिनेटिव केस में यह अर्थ यह, वह, इसने और उसने का अर्थ है, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वो ये है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में इट का अर्थ है क्या, इसे, उसे, इसको और उसको, ठीक है, ये हो गया इसे, उसे, इसको और उसको। तो ये जो अर्थ है यह इट जो है अपने ऑब्जेक्टिव केस में रखता है,
किस केस में रखता है? ऑब्जेक्टिव केस में। अरे भाई सीधी सी बात है कि जहां इट का अर्थ यह होगा इसने उसने होगा वहां वो कर्ता कारक के रूप में अर्थ देगा, और जहां ऑब्जेक्टिव केस में हम उसका प्रयोग करेंगे वहां वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस के तरह अर्थ देगा, जैसे इसे, उसे, इसको, उसको। तो ध्यान रखो, आपको 100% क्लियर कर ही लिए होंगे। अब हम आगे जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल पे क्या है गौर करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि कई बार कंफ्यूजन हमारे दिमाग में क्या है आ जाती है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया हो कि इट का अर्थ में क्या है, यही होता है, और जो हमारा दिस है जिसका भी अर्थ क्या है, यह ही होता है। दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। तो कई बार बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ पे इट का प्रयोग करना है और कहाँ पे दिस का प्रयोग करना है। तो आज बिल्कुल यह डाउट मैं आपके दिमाग से बिल्कुल ही क्या है निकालने वाला हूँ, इसीलिए इस बिंदु पे हम क्या है चर्चा करेंगे कि इट का मतलब भी यह होता है, दिस का मतलब भी यही होता है, सिमिलरिटी है दोनों में। तो हम कहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे दिस का। तो चलिए जरा हम समझ लेते हैं। देखिए जो ये दिस है यह एक हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? यह हमारा दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और याद रखें कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है हमारा है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वह जो यानी कि जिस नाम का जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वह एक संकेतवाचक सर्वनाम है जो नजदीक रखे हुए एक वस्तु की ओर संकेत या इशारा करता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये संकेत है, क्या है? इशारा करता है। समझ रहे हैं? और जब और खास तौर से संकेत करते समय जो संकेत कर रहा है और जिस वस्तु की ओर संकेत हो रहा है ये दोनों सामने क्या होंगे, उपस्थित रहे, उपस्थित होंगे, वहां हम यह के अर्थ में दिस का प्रयोग करें। समझ रहे हैं? और जब वह वस्तु सामने मौजूद ही न हो, उपस्थिति ही न हो, तो यह के अर्थ में कोई तो शब्द चाहिए ना हमारे पास, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यह के अर्थ में इट होता है। तो याद रखें कि इट का जो सबसे मुख्य जो अर्थ है वह निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और पशु पक्षियों के लिए होता है। लेकिन हमारे जो मॉडर्न ग्रामरियन हैं वो ये मानते हैं कि जो इट का प्रयोग है ये छोटे शिशुओं के लिए, लेकिन जो छोटे शिशु हैं, जो छोटे शिशु हैं उनके लिए भी होता है, और उसके साथ साथ यह वयस्क व्यक्तियों के लिए इट का प्रयोग जो है यह एडल्ट के लिए भी, यानी कि एडल्ट्स के लिए भी क्या है होता है। तो चार अर्थों में मुख्य रूप से इट का प्रयोग होता है यहाँ इस रूप में, जहां इट का प्रयोग जो है या तो क्या है, ये खासतौर से हम ये कहें पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। समझ रहे हैं? वहां जो है कि इस इट का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किस अर्थों में होता है। मान लीजिए क्या हमने कहा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, छोटे क्या है शिशुओं के लिए, और इसके साथ साथ वयस्क व्यक्तियों। ठीक है? तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से क्या है निकल गया होगा कि हमें दिस का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ हमें इट का करना है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए यहाँ इट का पुनः अर्थ वह भी होता है, और दैट जो डिमांड प्रोनाउन है उसका भी अर्थ वह होता है। तो लाइकवाइज जैसे ऊपर बताया गया वैसे ही जो नियम है वो यहाँ भी चलता है, क्योंकि दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है प्रोनाउन जो दूर रखी हुई एक वस्तु की ओर क्या है संकेत या इशारा करेगा। तो हम वहां के अर्थ में दैट लगाएंगे, और जब वह वस्तु सामने उपस्थिति नहीं होगी तो वहां पे और वह वस्तु क्या हो, या तो निर्जीव वस्तु हो, पशु पक्षी हो, या तो कोई क्या हो छोटा शिशु हो, या तो कोई वयस्क व्यक्ति हो, तो हम वह के अर्थ में इट का भी करते हैं। तो यह बात तो 100% आपके दिमाग से क्या है निकल ही गई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जो बचे कुछ क्या है डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है जैसे कि देखो यह एक कीमती किताब थी परंतु
अब यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है। ठीक, क्या है? देखो, यह एक कीमती किताब थी। लेट्स सपोज दैट, कहने का जो एक्सप्रेशन है वो हम पकड़ते हैं। समझ रहे हैं? कहने का जो एक्सप्रेशन है वो हम देखते हैं कि कोई ऐसे बोला, देखो यह एक कीमती किताब थी। संकेत है, समझ रहे हैं? तो संकेत या इशारा किया जा रहा है किधर? उस कीमती किताब की तरफ। समझ रहे हैं? इशारा है। तो हमें यहाँ पे यह के अर्थ में किसका इस्तेमाल करना है? दिस का इस्तेमाल करना है। ठीक है? और अब यह, परंतु अब यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है। तो किताब क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है ना, इसलिए यहाँ पे हम यह के लिए दिस लगाएंगे और यहाँ पे हम यह के लिए क्या लगाएंगे? इट का रूप। अब तो बात क्या है, आपके दिमाग में 100% क्या है? आई गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखो, लुक, हम सेंटेंस को क्लिक कर लेते हैं। लुक, यह एक कीमती किताब थी। लुक, दिस वाज, भाई था थी का अर्थ है और उसके पहले क्या है? नाउन है। तो हमने अपने वाज वर्ड के यूज को पढ़ाते वक्त इस बात को क्या है? स्पष्ट कर दिया था। अगर आपको वो चीज जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जाकर के क्या है वो अध्ययन कर सकते हैं। तो लुक, दिस वाज and this was a costly. Look, this was a costly book हो गया। Look, this was a costly book. देखो, यह एक कीमती किताब थी। ठीक, परंतु बट नाउ लेकिन अब बट नाउ यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है। इसका प्रयोग करेंगे। नाउ इट इज एक पुरानी वॉवल है, एन लगाएंगे एक के लिए। नाउ इट इज एन ओल्ड एंड फटी हुई टोर बुक, यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो वाक्य है वो ऐसे हो जाएगा। लुक, दिस वाज ए कॉस्टली बुक बट नाउ इट इज एन ओल्ड एंड टोर। तो प्यारे बच्चों, क्लियर है? आगे देखते हैं। पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी। पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी, वह विदेशी नस्ल की थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, विदेशी नस्ल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉरेन ब्रीड, BREED। ब्रीड का मतलब होता है किस्म या नस्ल, यानी कि वैरायटी। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ इस वाक्य पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वर्ष, लास्ट ईयर हो जाएगा हमारा वाक्य। लास्ट ईयर मैंने एक गाय खरीदी थी। आई बॉट ए काउ। फुल स्टॉप, सेंटेंस हमारा जुड़ा हुआ है, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी, तो हो जाएगा लास्ट ईयर आई बॉट ए काउ। ठीक है, मैंने एक गाय खरीदी थी, आई बॉट ए काउ। वो विदेशी नस्ल की थी। तो वो अब देखिए यहाँ पे गाय की बात हो रही है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? वह के अर्थ के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इट हो जाएगा। इट वाज, हमने कहा अभी जस्ट बताया कि मुख्य रूप से इट का प्रयोग हम क्या है? निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो पशु क्या है? ये है ही गाय है, तो क्या है? पशु है ही। तो गाय हो गया, यानी पशु पक्षी और छोटे शिशु और कहीं कहीं वयस्क व्यक्तियों के लिए तो ऐसे हो जाएगा। इट वाज, यह विदेशी नस्ल की थी। इट वाज, ठीक है, इट वाज ऑफ फॉरेन ब्रीड।
इट वाज ऑफ ई लगा हुआ है, इट वाज ऑफ ए फॉरेन, FOREIGN फॉरेन, यानी पूरा का पूरा हमारा बात हो जाएगा लास्ट ईयर आई बॉट ए काउ, इट वाज ऑफ ए फॉरेन ब्रीड, विदेशी नस्ल। ठीक है, अब देखिए का की के लिए सेंटेंस में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ गाय जो है एक ही कटी थी, इसलिए यहाँ पे एक का सेंस था, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, के लगाया गया। आगे देखते हैं, फिर वह शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। समझ रहे हैं, ये सेंटेंस तो छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके लिए कहीं कहीं पे कंफ्यूजन उत्पन्न क्या है कर देने वाले थे, इसीलिए इस वीडियो में मैं क्या है इन सभी बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। फिर वह शेर गरजा, देन THEN, देन द लायन रोड, ROARED, दहाड़ा अर्थात गरजा। पास्ट तो बात है ना, पास्ट की का सेंस है, तो यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे तो रोड होता है, यानी बात हो जाएगा देन द लायन रोड एंड उसने। अब देखिए यहाँ उसने का अर्थ है या क्या बताया गया, उसने का अर्थ है अर्थात नॉमिनेटिव केस में ही है, समझ रहे हैं। तो अब हो जाएगा कि फिर वह शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया, देन द लायन रोड एंड इट, सब्जेक्टिव केस में है लगाएंगे यहाँ, नॉमिनेटिव केस में अर्थात सब्जेक्टिव केस इट अटैक्ड, ATTACKED अटैक वर्ड में ईडी जोड़ देंगे अटैक हो जाएगा, एंड इट अटैक्ड हमला कर दिया पास्ट में, बात ये भी है तो हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे, यानी बात हो जाएगा मुझ पर, ऑन मी, यानी इट अटैक्ड ऑन मी। अब यह बात हो जाएगा हमारा पूरा, देन द लायन रोड एंड इट अटैक्ड ऑन मी, उसने मुझ पर हमला कर दिया। ठीक है, अब हमारा अगला वाक्य है, मैंने एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। अब क्या हो जाएगा, ऐसा यानी मैंने देखा, क्या मैंने देखा एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसा एन इन्फेंट, INFANT, ऐसा एन इन्फेंट, एक बच्चे को, तो यहाँ एक के लिए यहाँ शुरुआत बादल से इसकी एन करेंगे, अरे बात क्या हो जाएगा, ऐसा एन इन्फेंट पड़ा हुआ, लेइंग, LYING, लेइंग पड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि यह वाक्य जो है ये पड़ा हुआ के लिए लेइंग लिया गया है, यानी वाक्य हो जाएगा I saw an elephant laying by the roadside, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे के लिए क्या आ जाएगा, रोड साइड, यहां से लेकर यहां तक के लिए रोड साइड। ठीक है, और यहाँ बाई का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि सड़क के बगल की बात हो रही है, इसलिए क्या हम यहाँ बाई प्रीपोजिशन भी क्या करेंगे, लगाएंगे। दिमाग क्या हो जाएगा, I saw an infant laying by the roadside, मैंने एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। अब क्या, वह जोर जोर से रो रहा था। अब देखिए वह का अर्थ है और ये सब्जेक्टिव केस में है, क्या लगाएंगे वह के लिए, और बच्चा भी है। हमने कहा कि छोटे शिशुओं के लिए भी क्या है, इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, इट का प्रयोग करेंगे, और बचेगा यहाँ पे इट हो गया, इट जोर जोर से रो रहा था, इट वाज वीपिंग, क्या, जोर जोर से, इट वाज वीपिंग बिटरली, BITTERLY, बिटरली, जोर जोर से के लिए हम बिटरली वर्ड लगाते हैं, जो कि एक एडवर्ब है,
ठीक है। अनिवार्य क्या हमारा यहाँ देखिए रहा था पास्ट कंटीन्यूअस में है, इसलिए हमें यहाँ पे मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा और पूरा वाक्य हमारा हो जाएगा आई सा एन इन्फेंट लेइंग बाय द रोड साइड इट वाज वीपिंग बिटरली। वो जोर-जोर से रो रहा था। तो वह जो है पॉजिटिव केस में जो अर्थ है इट का वो वह है, वह भी है, और खास तौर से यहाँ क्या है एक छोटे छोटे बच्चे की बात हो रही है, इसलिए हम इट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह रोहन ही था जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। अब देखिए यह रोहन ही था जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। मैंने अभी शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट कर दिया है डिस्कस करते समय कि इट का प्रयोग जो है वयस्क व्यक्तियों के लिए भी होता है। तो यहाँ जो रोहन है जो अगर हम मानते हैं बहुत वयस्क नहीं है तो भी हम इसको वयस्क के अंतर्गत लेकर के यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में क्या है यह के अर्थ में इट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वयस्क व्यक्ति के लिए भी क्या है क्या प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा इट यह रोहन ही था, इट वाज रोहन जिसने व्यक्ति की बात हो रही है, रेडी प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा हु। इट वाज रोहन हु तुम्हारा पर्स चुराया था, पास्ट परफेक्ट। हैड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। निवाद क्या हो जाएगा हु हैड stolen, S-T-O-L-E-N, थर्ड फॉर्म stolen your purse, P-U-R-S-E। यानी वाक्य हमारा पूर्ण हो जाएगा it was Rohan who had stolen your purse। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। दरवाजे पर कौन है? मैं हूं रवि। अब देखिए दरवाजे पर कौन है? मैं हूं रवि। ठीक है, तो अब यहां भी क्या है कोई रवि नाम का वयस्क व्यक्ति हो सकता है, तो हमें सब्जेक्टिव केस के रूप में यहां क्या है इट का प्रयोग करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। दरवाजे पर कौन है? देखिए कहीं पर किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है, वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दरवाजे पर किसी का होना पाया जा रहा है, समझ रहे हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि क्या है रवि। और वो स्वीकारा भी है, बोला भी है कि दरवाजे पे कौन है? मैं हूं। कोई पूछ रहा है पर दरवाजे पे कौन है? वो बोल रहा है मैं हूं रवि। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे हु इज। देखिए क्वेश्चन वर्ड है बीच में, तो हु का इस्तेमाल करेंगे। तो हु इज देयर। ठीक है, हु इज देयर एट द डोर, दरवाजा, एट द डोर। Who is there at the door? दरवाजे पे कौन है? यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है? मैं हूँ रवि। अब क्या हो जाएगा? इट इज आई। मैं हूँ रवि, नाम भी दिया है, तो इट इज आई रवि। क्या हो जाएगा? इट इज आई, इट इज आई रवि। फुल स्टॉप लगा दिया। वाक्य हमारा हो जाएगा क्या कि दरवाजे पे कौन है? मैं हूं रवि। हु इज देयर एट द डोर, या दरवाजे पे क्या है गेट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या डोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दरवाजे की बात हुई। तो हु इज देयर एट द डोर, और फिर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आगे लगाएंगे इट इज आई रवि। ठीक है, तो मेरे बच्चों इतने एग्जांपल से तो आपके दिमाग में इट के यूज में 0.1% का भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप कि अब इट का जो पहला प्रयोग है हमारा पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, इसके विषय में हमने क्या है डिटेल अध्ययन कर लिया। अब हम जरा देखते हैं कि जो दूसरा प्रयोग है इट का, अर्थात न्यूट्रल इट के रूप में, न्यूट्रल इट के रूप में, जहां इट का वास्तव में इन वाक्यों में कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल इट के नाम से बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जरा हल्का थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं। जिन स्थानों पे सब्जेक्ट सुलभ न हो, अर्थात जिन स्थानों पे कोई सब्जेक्ट सुलभ न हो, वहां इट का प्रयोग होता है।
समझ रहा है? इट का प्रयोग जो है वहां भी होता है जिन स्थानों पे सब्जेक्ट सुलभ नहीं होता है, अर्थात कर्ता क्या रहता है, मिसिंग रहता है। समझ रहा है? तो इसी क्रम में या इसी से संबंधित कुछ अंग्रेजी में ऐसे वाक्य भी होते हैं कि उनके द्वारा समय यानी कि टाइम, दिन यानी कि डेज, महीना यानी कि मंथ, मौसम यानी कि वेदर या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है। प्राकृतिक घटना का मतलब क्या है, नेचुरल फेनोमेना। समझ रहे हैं? किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों में हम कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं या इट का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? और दरअसल में ऐसे वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं। तो चलिए हम इसके एग्जांपल पे क्या है विचार कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या कि अब 5 बजे हैं। देखिए समय की बात हो रही है, अब ये समय, तो अब हम यहाँ हो जाएगा इट इज, कर्ता मिसिंग है, इट इज 5 o'clock now। हमारा बात हो गया कि अब 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock now। दूसरा, आज सोमवार है, यहाँ भी कर्ता मिसिंग है और दिन की बात हो रही है, इट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा इट इज मंडे, MONDAY, मंडे, आज, टुडे। अभी बात हो जाएगा हमारा आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। अगला वाक्य है आज बहुत ठंड है। अब देखिए ये मौसम से संबंधित बात हो रही, मौसम से संबंधित, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आज बहुत ठंड है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड। ठीक है, तीनों है वाक्य है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया इसके साथ। अगला वाक्य है हमारा चौथा, जोर से वर्षा हो रही है। नो मैटर बनाएंगे, जैसे कि इसके प्रीवियस एग्जांपल्स को हमने क्रिएट किया, बनाया, वैसे ही बनाएंगे। इट इज। अब देखिए यहाँ क्या है, वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, तो इज के साथ हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की आईएनजी, यानी इट इज रेनिंग। रेनिंग क्या, जोर से, यानी हैवीली, HEAVILY, हैवी, यानी कि इट इज रेनिंग हैवीली, जोर से वर्षा हो रही है। अगला, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा। ठीक है, तो ये बात क्या हमारा हो गया, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। ठीक है, और लास्ट हमारा एग्जांपल है, जून का महीना था। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ स्पेस कम है, इसलिए मैं इस एग्जांपल को सबसे ऊपर यहाँ बना रहा हूँ, जो यहाँ एक एरो के माध्यम से मैं क्या है इंडिकेट कर दे रहा हूँ। यह वाक्य हमारा क्या है, जून का महीना था। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ महीने की बात हो रही है, महीने का भी यहाँ चर्चा किया गया है। अब क्या हो जाएगा, इट वाज हाथ का अर्थ है, तो हम वाज यहाँ लगाएंगे। महीना नाउन है, नाउन आया, इसके पहले वाज का प्रयोग करना है। इट वाज जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा कि जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा दो अर्थों में इट का प्रयोग, जो आज हमने उसका संपूर्ण क्या है अध्ययन कर लिया। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सबसे पहले कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब हम पुनः आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन यूज
को लेकर के क्या है उपयोगी होंगे, उपमोहित होंगे। और तब तक के लिए क्या है आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में वह उपलब्धियां हासिल करते रहें। यह मेरी ईश्वर से क्या है शुभकामना है जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर